सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अल्पेश पटेल जी उपस्थित, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सावित्री जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रतिमा राय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। बबली सिंह उपस्थित है, समाज फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। रमेश कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी अगर और कोई जुड़ा हुआ है तो उनके नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज जो है सेमेस्टर 4 पर, सेमेस्टर 3 खत्म हुआ है चाइनीज, और हम लोग सेमेस्टर 4 पर ही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी शुरुआत करा दें। तो देखिए, ये जो हम लोग ट्रीटाइज 6 शुरू कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और अद्वितीय ऊर्जा पथ की बात ये कर रहे हैं। ये नाम जो नामकरण दिया गया है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का है। इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी का अर्थ हिंदी होता है अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ क्या है? अगर अद्वितीय के अर्थ हिंदी में हम लोग खोजें तो कहा जाएगा अनुपम। उनको कहा जाएगा कि एकमात्र, अकेला, सिंगल। अद्वितीय माने कोई दूसरा नहीं। विलक्षण, विलक्षण भी इसी का होगा। अतुलनीय, अतुलनीय होगा। अनन्य, अनन्य, कोई इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। अनुपमेय, इसकी कहीं से उपमा न दी जा सके। अप्रतिम, फिर वही, कोई इसके अलावा सेकंड नहीं आएगा। निराला, हम लोग सामान्य रूप से भाषा में कहते हैं निराला है। निरुपम इसी का है। बिरला इसी कहेंगे कि बिरला, बिरले में से तो अद्वितीय। सर्वोत्तम भी कह सकते हैं क्योंकि दूसरा है ही नहीं, तो वही उत्तम है। बेमिसाल और न्यारा। तो अब कुछ इसकी विशेषताएं होंगी जिनकी वजह से इसको अद्वितीय कहा जा रहा है। तो वही हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको और इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये अद्वितीय है और इससे फायदा हमको क्या है। तो उन्होंने कहा कि यही है। तो वो वही वंडरस है, रेयर है, स्ट्रेंज है, समथिंग, ये इंग्लिश में कह दिया, उसे हिंदी में कहा। द वर्ड वेसल मीन्स लार्जर लेस लीनियर कंटेनर। जो हम लोग बात कर रहे थे मेरिडियन की, तो हम लोग मेरिडियन की कल्पना कर रहे थे एक ट्यूब, लार्ज, एक ट्यूब के रूप में स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि ऊर्जा प्रवाह पथ है, तो जो वो लीनियर मतलब लंबाई में अधिक है, ऐसे हम तुलना समझ रहे थे, या हमारे जो दार्शनिक विचारों में ये था। द लार्जेस्ट वेसल ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब ये, लेकिन अगर हम बाहरी संसार में, ब्रह्मांड में देखें, तो हम लोग को अगर कहें वाटर का, तो वो क्या है? सागर या महासागर, ये है। तो जैसे सागर या महासागर है ब्रह्मांड में, वैसे ही इन्होंने कहा कि जो ऊर्जा की जो वेसल है वो ऊर्जा के महासागर और सागरों की भांति है। और जो हमारी नदियां हैं, जैसे नदियों में पानी वहां भी है, लेकिन नदियों में पानी बह रहा है, तो ऐसा हमारे मेरिडियंस में पानी, जल बह रहा है या हमारे ऊर्जा बह रही है, लेकिन सागरों में ये ऊर्जा एकत्रित है। वो ऊर्जा हमारी वेसल की ऊर्जा है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल उसी की। द मेन मेरिडियंस आर लाइक रिवर्स एंड द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स आर लाइक रिजर्वायर्स और डैम्स और सीज वेयर एक्सेस ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड एंड केप्ट। यानी कोई जब अभी किसी ऑर्गन में या किसी उसमें ऊर्जा अधिक हो जा रही है या किसी मेरिडियन में ऊर्जा अधिक हो जा रही है, तो वो क्या कर रही है? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेसिस में संग्रहित हो जा रही है। तो ये संग्रहित हो जा रही है। हमारा एक संग्रह का और भी है, हम लोग संग्रह करते थे जी क्लब पॉइंट में। जी क्लब पॉइंट में हमारा संग्रहित हो रही थी ना ऊर्जा, लेकिन ये उससे और बड़े हैं। ये क्या है? जब कभी आपका बाढ़ के रूप में कोई आ गई ऊर्जा और वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर गई, तो वो ऊर्जा आपकी इन वेसल्स में संग्रहित हो जाती है और जब आवश्यकता होती है तब ये शरीर को या उस ऑर्गन को या उस मेरिडियन को ऊर्जा दे देते हैं। ये उसका अर्थ है। तो ये द मेन फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स। अब इन्हीं 8 के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं 8 के, हमारे पास 14 मेरिडियंस है। ऐसा नहीं कि 14 मेरिडियंस केवल रही, इसके अलावा मेरिडियंस है, लेकिन 14 मेरिडियंस के आधार पर हम पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं।
क्यों? वो इंपॉर्टेंट मेरिडियंस है और उन्हीं से हमारा काम चल जा रहा है, उन्हीं से हमारा ट्रीटमेंट हो जा रहा है। तो ये 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स क्या है? ये एक्सेस एनर्जी को, जैसे कहा एक्सेस एनर्जी जो आपके अंदर मेरिडियन में आई या किसी ऑर्गन में आई, वो ये ट्रांसफर हो जाती है इसमें, और ये जब कभी इमरजेंसी आई तो ये वो ऊर्जा आपको वापस दे देते हैं। जैसे सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, इसमें लिखा है कि जब मेरिडियंस फुल हो जाती हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में चली जाती हैं, नेवर टू रिटर्न, तो वहां से कभी नहीं लौटती हैं, और तो फिर नॉर्मली नहीं निकलती, इमरजेंसी आने पे करें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां से हमें तुरंत आती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो होती है तो किसी ब्रेन का ऑर्डर मिलता है। आप हम लोग अपनी इसको जोड़िए जरा बीएचबी से। बीएचबी में स्प्लीन और लीवर दो ऐसे ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं कि जब स्प्लीन में ऊर्जा, क्या ऊर्जा माने ब्लड है 150 ml, लेकिन जब वो कभी इमरजेंसी आ जाती है, ऐसे नहीं आती है, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है तो ये पूरा का पूरा स्प्लीन 150 ml रक्त प्रवाह में डाल देती है। लीवर यही काम करता है। लीवर जब नॉर्मली चाइनीज थ्योरी, लीवर में सारा ब्लड स्टोर होता है और ये स्टोर रखता है। नॉर्मली ये आपको नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी आने पर जब आपको बहुत जरूरत होती है रक्त की, तो ये इमरजेंसी में वो रक्त प्रवाह में छोड़ देता है, और जब फिर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो फिर रक्त प्रवाह में वापस ले लेता है। तो वो जो सिस्टम वहां है, जो बीएचबी के सिद्धांत वो भी है, बीएचबी में भी लिखा हुआ है, चाइनीज वो उसमें भी है, चाइनीज भी कह रहा है और बीएचबी भी यही कह रही है कि स्प्लीन पूरी की पूरी ओ आकार की हो जाती है, यानी पूरा का पूरा रक्त प्रवाह में डाल देती है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी कहाँ है? ब्रेन को कोई चैनल मिलेगा ना। नॉर्मल नेवर टू रिटर्न माने ऐसा नहीं है कि आप आए और जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन रिटर्न तब होती है जब ब्रेन का कोई ऑर्डर मिलता है, इसलिए इमरजेंसी। ठीक है, क्लियर? सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता कि आप आते रहे मूवमेंट। ये नेवर टू रिटर्न माने कंसेप्चुअली है कि जब तक कोई और ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक नहीं। अब जैसे स्टोर है, स्टोरेज में कोई स्टोर में रखता है, तो आप देखिएगा जब शादी ब्याह होते हैं तो स्टोरेज में एक चाबी बंद कर दी जाती है कि यहाँ खाना रखा है, यहाँ मिठाई रखी है, और वो एक चाबी किसी की गृह स्वामिनी या किसी के हाथ रख दी जाती है। अब कोई और आदमी आना चाहता है तो उसको नहीं मिलता है, वो गृह स्वामिनी का आदेश होता है, तभी वो चाबी उनको सौंपती है, तो वह निकाल दीजिए। तो ये सामान्य व्यवहार से आप सीखिए, ठीक है? अब ये तो आप पढ़िए इसको, ये पढ़ने के लिए बहुत कविता रूप में, क्योंकि खेमकर सर ने सारी कविताओं के रूप में। तो ये कह रहे हैं बांध, 4 बांध, देखिए ये कहा 4 बांध होते गहरे अंदर इन वेसल माने 4 बांध हैं जो अंदर है। इन और यांग की वही कंसेप्ट है कि यांग जो है सुपरफिशियल लेवल पर है, तो उनको उन्होंने कह दिया है नॉन ऑर्गन। तो नॉन ऑर्गन से मत समझिए कि नॉन ऑर्गन संबंधित है, लेकिन नॉन ऑर्गन इसलिए कहा कि वो चूंकि इनसे संबंधित नहीं, इसलिए नॉन ऑर्गन के आगे का कंसेप्ट है, सुपरफिशियल लेवल पर है, इसलिए उनको ऑर्गन वाला कहा, उनका यांग ऑर्गन कहा। तो जो इन है वो स्ट्रक्चरल है, इसलिए वो ऑर्गन में है। जो फंक्शनल के रूप में उसको नॉन ऑर्गन कह दिया गया, सुपरफिशियल कह दिया गया। अब इसमें एक कंसेप्ट क्या है? अब इसमें एक मास्टर पॉइंट है। तो मास्टर पॉइंट जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि मास्टर जो क्या होता है, मास्टर पॉइंट माने जो घर का मालिक, तो यानी इस पूरे मेरिडियन का, इस पूरे वेसल का मालिक एक है, वो मास्टर पॉइंट है, वो ओपनिंग पॉइंट है, वहीं से सब काम शुरू होते हैं। जैसे न्यूक्लियस, जैसे हमारे घर के अंदर गृह स्वामी, जैसे हमारे यहाँ जो घर का स्वामी होता है उसी के आदेश में सारे काम होते हैं, जैसे न्यूक्लियस से सारे काम होते हैं, वैसे मास्टर पॉइंट ही कंट्रोलर पॉइंट है, और यही नियंत्रक बिंदु भी है, और यही क्या है, ओपनिंग पॉइंट भी है। तो अगर इस पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो जैसे उनका सीएमपी पॉइंट था डॉक्टर वॉल का, वैसे ये पॉइंट मास्टर पॉइंट है। इसके साथ सहायक पॉइंट एक अलग से होता है, कपल्ड पॉइंट बोलते हैं उसको। तो इनके माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इस पर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ऊर्जा ऑर्गन की या उस मेरिडियन की वो ठीक हो जाती है। ये उसका क्लियर? या तो सीडेट करेंगे तो घट जाएगी, टोन करेंगे तो बढ़ जाएगी।
तो वही इसे नेम्स ऑफ ये है, उनके नाम क्या है, नाम समझ लीजिए आप लोग। इन वेसल में क्या है, ये देखिए मास्टर पॉइंट एक नाम रखा गया, तो नियंत्रक बिंदु है। तो मास्टर पॉइंट को मोर और लेस उसी तरह समझिए जैसे सीएमपी पॉइंट। क्लियर? तो कंसेप्शन वेसल, कंसेप्शन वेसल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि इनकी कंट्रोलिंग वेसल है चाइनीज में, टीसीएफ में, तो वहां पर वही कंसेप्शन वेसल वही है। ये इसको रेनमो, यहाँ का जो चाइनीज नेम है वो रेनमो, इसको हम लोगों ने डायरेक्टिंग वेसल में कह दिया और हिंदी में इन नियंत्रक मेरिडियन कह दिया कि इनके नियंत्रक मेरिडियन है, क्योंकि कंसेप्शन वेसल है। कंसेप्शन माने हम लोग मान सकते हैं, कंसेप्शन माने वही है जो हम लोग समझ रहे हैं। कंसेप्शन में बस केवल मनोवैज्ञानिक या आप पराभौतिक कंसेप्शन भी जोड़ लीजिए बस, ठीक है। तो कंसेप्शन वेसल है, LU7 इसका मास्टर पॉइंट है। दूसरा क्या है, उसी में पहले इन वेसल पढ़ा है, चोंगमो। चोंगमो वहां का चाइनीज नेम है, हम इसको वाइटल वेसल के रूप में कह रहे हैं या पेनिट्रेटिंग वेसल के रूप में कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इन अवरोध निवारक, यानी इन में कोई अवरोध हुआ, कहीं कोई रुकावट हुई, उसको निवारक करती है, उसको हटाती है, तो वो मेरिडियन है। और इसका पॉइंट है SP4, वाइटल वेसल है, बहुत महत्वपूर्ण वेसल है भैया। तीसरा क्या है, इन हील वेसल। इन हील माने क्या हुआ, हील तो पैर की एड़ी को बोलते हैं ना, तो इन हील वेसल एड़ी को बोलते हैं ना, इसको चाइनीज में कहा गया इन क्यूमो। तो अब आप याद रखिएगा, नीचे वाले में ऊपर वाले में अंतर कर लीजिए, तो आपको याद करने के लिए रहेगा कि जो 3rd नंबर की है उसमें क्यू है और 4th नंबर की है उसमें डब्ल्यू है। तो क्यू पहले आता है कि डब्ल्यू पहले आता है? क्यू। बस ऐसे याद रखिएगा, इन क्यूमो, यानी जो पहले आया वो 3rd है, और जो वेमू आया है, देखो इन वही है, वेमू में अंतर है बस का। तो क्यूओ की जगह वे आ गया, तो वे बाद वे आया है। इस तरह समझने में, याद करने में आपको सरलता रहेगी कि हमेशा इन हील के साथ इन क्यूमो है उसको, क्योंकि 3rd नंबर की है। और चौथी है हमारी है, तो इन आरोही, यानी इनको आरोही, हील वेसल है इसलिए हमेशा हील तो नीचे है, तो इसमें आरोही होगी ना, हील के नीचे तो जा नहीं सकते, वहां पृथ्वी है, वहां तो पैर के नीचे जमीन है, तो यह आरोही इसीलिए कहा गया कि हील वेसल है, इसलिए हील से ऊपर ही जाएगी, ठीक, इसलिए आरोही नाम दे दिया गया इसको। नामेनक्लेचर समझिए। फिर चौथी है इन लिंकिंग, इसको इन रेगुलेटिंग भी कहते हैं, इन नियामक भी कहते हैं, और इसको इन वेमो कहते हैं। तो क्यू मो पहले आएगी, वेमो बाद में आएगी। इसका पेरिकार्डियम 6 पॉइंट है, तो हम लोग 3rd नंबर पे ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। K6 इन हील वेसल का K6 पॉइंट है, मास्टर पॉइंट, ठीक है, 3rd नंबर पर। तो पहले ऊपर देखिए, ऊपर से तुलना करिए, ऊपर हमारे LU7 है, उसके बाद नीचे क्या है, वो ऐसे याद करने की कोशिश करिए कि पहले लंग्स आ रहा है ऊपर, लंग्स ऊपर है तो LU7 पॉइंट हो गया, उसके नीचे पर आएंगे तो ये लीवर और स्प्लीन का स्थान है, तो यहाँ स्प्लीन का 4th पॉइंट आ गया। उसके नीचे आप आएंगे तो किडनी आ जाएगी, और उसके नीचे हम लोगों ने पेरिकार्डियम को मान लिया, P6 को, ठीक, यहां से कर। इसी तरह आगे राइट में हम लोग पढ़े, राइट में पहले हमारा यांग वेसल में गवर्निंग वेसल आ रही, हम लोग जान रहे हैं गवर्निंग वेसल को जीवी में, इसको हम लोग डूमो, कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि डूमो क्या है। डूमो का अब नाम यहाँ क्लियर हुआ कि इट इज गवर्निंग वेसल, जीवी को हम लोग डूमो भी बोल रहे हैं। इसको यांग नियंत्रक है, और इसका SI3, क्यों SI3 आप देखिए, याद करिए, LU7 और यांग है, तो यांग में ऊपर के उसमें ऑर्गन में SI है, ऑर्गन में SI, ऊपर के ऑर्गन में क्या है, सबसे ऊपर SI है, हाथों में क्या है, SI, तो हाथों में लंग्स है, हाथों में SI है, तो इस तरह समझिए SI। फिर नीचे डूमो, ऊपर वाला डूमो है और नीचे वाला डायमो है, इसमें और पहले वाला डूमो है, नीचे वाला डायमो। ये बहुत नॉमेनक्लेचर बहुत आता है कि डायमो किसको बोलते हैं, तो इट इज नोन एज गर्डल वेसल। गर्डल वेसल समझ सकते हैं, गर्डल माने कमर, तो कमर और बेल्ट मेरिडियन, जहां बेल्ट मानते हैं वही, तो गर्डन वेसल और बेल्ट मेरिडियन एक ही मेरिडियन है, इसको डायमो बोलते हैं। तो बस याद रखिए, पहले वाला डूमो,
छोटा, फिर डायमो बड़ा, 3 का, वो 2 या 3। और इसका पॉइंट क्या है, जैसे SP4 में देखिए, स्प्लीन 4 में जो पॉइंट है उसी के पैरेलल देखिए वहां पर लीवर गॉलब्लैडर है, तो इसलिए स्प्लीन और लीवर गॉलब्लैडर एक ही धरातल पर है, तो इसलिए SP4 के पैरेलल GB41। फिर आगे और नीचे आइए, यांग, वहां पर इन हील वेसल था, यहाँ यांग हील वेसल, और इसका भी नाम वही यांग क्यूमू। और देखिए वहां किडनी का पॉइंट है, यहाँ पर यूबी का पॉइंट है, क्लियर, उसी के पैरेलल। तो ऐसे चारों को हमको याद करना है इस तरह कि ऊपर हम लोग LU7 मान रहे हैं, तो नीचे हम लोग मानेंगे स्प्लीन का, क्योंकि इन है स्प्लीन का। उसके बाद हम लोग मान रहे हैं किडनी का, किडनी के नीचे हम लोग पेरिकार्डियम का। फिर अब यहां जब कहेंगे तो ऊपर वाले में SI, फिर बीच वाले में हम लोग GB, गॉलब्लैडर नीचे है, लीवर गॉलब्लैडर और स्प्लीन के सामने है, और फिर उसके नीचे हम लोग मान लेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि किडनी का है, किडनी का GB, और फिर उसके बाद मांग लेंगे वहां पेरिकार्डियम है, जहां ट्रिपल वार्मर। तो ये लास्ट में इन लिंकिंग वेसल को इन यांग वेमू या यांग रिलेटिक, और इसका TW5 पॉइंट है। बस पॉइंट याद रखना है कि यहाँ LU7 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, SP4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, K6 हम लोग जानते हैं, पेरिकार्डियम 6 हम लोग महत्ता जानते हैं, सब महत्वपूर्ण पॉइंट है और हम लोग कहीं यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। SI3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, GB41 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, UB62 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, TW5 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। चाइनीज के हिसाब से भी वो इन्हीं से, आप समझ लें कि इन वजह से ही ये महत्व के बिंदु में याद करने का तरीका बता रहा हूं कि धीरे धीरे आप लोग याद कर लीजिए इसको। अब फंक्शंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, क्या फंक्शन है, अब ये यहीं से इसकी गुणवत्ता, यहीं से इसका द्रव्य गुणकर्म, यहीं से शुरू होता है कि ये द्रव्य क्यों है, इतना गुण वाला क्यों है, इतना कर्म क्यों है। ये वहां 4 इन वेसल्स ट्रीट मेनली ऑर्गन डीपर मोर इन एंड क्रॉनिक। तो अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम कोई है, बीमारी अंदर चली गई है, डीपर ऑर्गन में पहुंच गई है, तो हम लोग इन वेसल से उसको ट्रीट करते हैं। और अगर यांग वेसल में ट्रीट करना हो तो कहा ना सुपरफिशियल होगा, एक्यूट प्रॉब्लम होगी, यांग नेचर की होगी, और इसको नॉन ऑर्गन उन्होंने कह दिया है, ठीक। तो फंक्शन के रूप में है, तो इन स्ट्रक्चर के लिए इन और यांग के लिए फंक्शन हम लोग वही जान लेते हैं, तो ऐसे हम लोग भी इसको करेंगे। तो क्रॉनिक होगी तो हम लोग इनमें करेंगे, एक्यूट होगी तो हम लोग यांग वेसल में ट्रीटमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझते रहिए। अभी देखिए ये समझने का पॉइंट है, एक बार समझा दूं, फिर आप लोग खुद पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर मनाका एंड मिस्टर ईटो have proved clinically that treatment of extraordinary vessel is able to correct structural imbalances, deformities and extraordinary shapes in body। यानी अगर स्ट्रक्चरल कोई इम्बैलेंस है तो ये डॉक्टर मनाका ने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया है कि ये डिफॉर्मिटीज को, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को ये ठीक करती है। तो कोई हंचबैक है, कुबड़ा है, कोई एक कंधा झुका हुआ है, एक तरफ का स्ट्रक्चर झुक रहा है, तो उन सब के लिए भी आपको इन 8 मेरिडियंस में, यानी 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक। The extraordinary vessels also correct structural and problems such as tension, right left imbalance, एक तरफ का तनाव है, राइट लेफ्ट इम्बैलेंस है, लेंथ डिफरेंस है, एक पैर लंबा एक पैर छोटा है, पोस्चरल क्रिक्स, आसन झुकाव है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स करेक्ट द इम्बैलेंसेस ऑफ नेक, लोअर बैक एंड नीज। द पेशेंट फिजिकल बियरिंग एडजस्ट एज 3 ट्रीटमेंट्स रिलीव स्ट्रक्चरल इन वेसल एंड यांग वेसल, दोनों मिलकर के सुधारते हैं जन्मजात अनुवांशिक इरिवर्सिबल डिजीज को। कोई अनुवांशिक डिजीज होगी, हम लोग पढ़ते हैं ना प्रीनेटल, तो प्रीनेटल डिजीज को भी यहाँ ठीक होने का ये वेसल बताया गया है, असाध्य जरूर है। The other main function of the extraordinary vessel is to act as link between pre-heaven and post-heaven की। हम लोग प्री-हेवन की समझ रहे हैं, किडनी में आई, माता पिता से आई, ईश्वर से आई, किडनी में हो गई, लेकिन हमारी जो है पोस्ट हेवन कौन सी हुई, जो स्प्लीन में आई, जो हम लोग खाना खाया, तो वही उसी बताया है। The pre-heaven की the key received by the embryo and fetus during pregnancy,
उस समय ये उसमें वहां पर फीटस में एम्ब्रॉय उसको रिसीव करता है। द प्री हेवन की डिटरमिन्स ईच पर्सन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, जो जो शुरू में संरचना है वही तय कर लेता है उसकी शक्ति कितनी होगी, उसका जीवंतता कितनी होगी, उसकी बुद्धि कितनी होगी, वो कैसा स्ट्रक्चर में होगा। द प्री हेवन की मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो एक हर आदमी को अलग विशेष बनाता है, हर आदमी को विशेष बनाता है, हर पुरुष को हर नारी को विशेष बनाता है। द पोस्ट हेवन की इज डिराइव्ड फ्रॉम फूड एंड फ्लूइड्स बाय द स्टमक एंड स्प्लीन ऑफ बर्थ। जैसे जन्म हुआ उसने ऑक्सीजन लेना शुरू किया, उसने जल लेना शुरू कर दिया, उसने वनस्पतियां लेना शुरू कर दिया, भोजन लेना शुरू कर दिया, तो ये स्टमक और स्प्लीन की काम शुरू हो गया। आफ्टर बर्थ वन स्टार्ट्स ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रीदिंग, सांस लेना शुरू किया, ड्रिंकिंग, ईटिंग। इट्स, अब देखिए सांस लेने का काम लंग्स ने किया, ड्रिंकिंग और ईटिंग का स्टमक स्प्लीन ने किया। तो ये क्या है, इन्होंने प्रोड्यूसिंग की फ्रॉम फूड, इन्होंने की प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव, यही तो न्यूट्रिटिव है। हम लोगों ने कहा कि यही तो न्यूट्रिशन में है, पोषण की पोषक जो है यही तो की है। द प्री हेवन की स्टोर्ड इन द किडनीज इन द फॉर्म ऑफ एसेंस, एसेंस के रूप में वो स्टोर्ड है और वो GV4 के आसपास, ठीक, GV4.5 या GV4-5 के बीच में। All 8 extraordinary vessels derive their energy and nourishment from the kidneys। फिर वही बात, किडनी ही मूल तत्व है क्योंकि इसेंस उसी के पास है, उसी इसेंस को ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल क्या करते हैं, ये अपने में रखते भी हैं और इसको फैलाते भी हैं। ये स्टोर वही है लेकिन इसको फैलाने का काम भी इनका है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल सर्कुलेट द इसेंस अराउंड द बॉडी, दीज वेसल्स एक्ट एज लाइजन बिटवीन द प्री हेवन और पोस्ट हेवन की। ये दोनों में लाइजन काम करते हैं, दोनों के बीच के उभय, दोनों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल रिप्रेजेंट डीपर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। हम जो बात कर रहे हैं अभी, एनर्जी अधिक है इसलिए ये अधिक एनर्जी अधिक डीपर लेवल पे काम करते हैं। वो हमारी एनर्जी उसमें कम है इसलिए वो उतना डीपर लेवल पे काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का काम इनका होता है, मतलब 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का, ठीक। हेरिडिटी भी है, कोई आप जन्मजात है, अनुवांशिक है या संरचनात्मक कोई बीमारी है, तो घुटने का दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका, कमर दर्द, इनका भी ये सब कर रहे हैं जब डीपर लेवल पर। एक पैर लंबा, कंधा, मस्कुलो स्ट्रक्चर में कोई खराबी, तो ये उसका उपचार होता है। ये इसमें है दिया हुआ, आप आगे देखिएगा। The muscular structural problems can be treated via the 8 extraordinary vessels. 8 extraordinary vessels treat physical and structural imbalances of the body. डूमो treats rigidity of spine। अब देखिए अलग से बताना शुरू किया, स्पेशलिटी बताना शुरू किया। डूमो जो हमारी है, जीवी हमको गवर्निंग वैसे बोलते हैं, रिजिडिटी ऑफ स्पाइन। अगर स्पाइन कड़ी है तो उसका उपचार इसमें होगा। डायमो क्या करेगी, इम्बैलेंस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रिब्स डाउन टू द लेग्स। अगर कोई रिब्स में और पैरों में कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको डायमो करेगी। डायमो हमारी सेकंड नंबर की है, डोमो के बाद सेकंड नंबर की थी, ठीक है, जिसको हम लोग बेल्ट मेरिडियन कह रहे थे, वो है। इन एन यांग क्यूमो, ये थर्ड नंबर थे, हील वेसल जिसको बोलते थे, ट्रीट लूजनेस एंड टेंशन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग। पैरों में जो मीडियल माने बीच में, लेटरल माने किनारे, लेटरल जब देखिए ये शब्द वहां के हैं साइंस के, मेडिकल साइंस के, तो मीडियल माने बीच का और लेटरल माने किनारे का, तो किनारे का भाग का, तो उन वहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन है या लूज है तो उसको करेगी। तो वहां पर आपको हमेशा यांग या इन हील वेसल को ट्रीट करना है, ठीक। द यांग क्यूमो लास्ट वाला also treats, yang क्यूमो नहीं, वही थर्ड वाला also treats tightness of the lumbar area and back। टाइटनेस, अगर टाइटनेस लंबर एरिया में बैक में हो तो ये करेगी। when bending and a feeling of fullness of swelling of one side, ये उन्होंने बताया कि अगर ये वाला थर्ड वाले के लिए कहा है, मतलब इन हील वेसल, इन और यांग हील।
गांठें अभी इन्होंने बताया है, ये कई किताबों में मिलेगा, इस किताब में नहीं होगा। 8 प्रकार की गांठें, 7 प्रकार की हार्निया, 7 प्रकार के फोड़े, 5 प्रकार के बवासीर, ये सब बताया हुआ कहीं ना कहीं। 5 प्रकार का इनकॉन्टिनेंस, 5 प्रकार का स्टेग्नेशन, इन सब का उपचार योग में सरल होता है। सर अगर हमें एक क्वेश्चन है कि दाहिने पे राइट वाले लेग अगर लंबा है तो उसका उपचार प्रबंध लिखना है, तो ये आपने जो बताया अभी इसी में मिलेगा हमें, ये हाँ, दाई आप देखिए, पढ़िएगा इन हील यांग हील में मिल जाएगा। जी सर। TW5 वगैरह है उसमें, जी सर। पांचवें चौथे मिलेगा शायद, फोर्थ जी गवर्निंग जो वाला वो है यांग वाला, यांग में चौथे में शायद मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक चार है। बहुत बढ़िया दिया हुआ है इस पे, वो सब सारा मजकूर जो है। और ट्रिटाइज 6 में आगे भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, मतलब जो रेफरेंस के जो हम रोग वाला है वहां भी दिया हुआ बढ़िया, बता देंगे आपको। अब जब पढ़ेंगे इसको समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये किताब बहुत अच्छी किताब है। ग्रेट, ये देखिए, ग्रेट फिजिशियंस ट्रीट रूट प्रॉब्लम्स बिफोर द अटेंडिंग लोकल सिम्टम। ये उन्होंने कहा कि रूट का उपचार पहले करिए और फ्रूट का उपचार बाद में करिए। हालांकि मैनेजमेंट जो आपके लिए बता रहा हूं, मैनेजमेंट में ये नहीं है। रूट का उपचार आप करिए अवश्य, लेकिन फ्रूट का उपचार जरूर करिए, क्योंकि पेन लेके आया है वो। अगर आपने उसको अधिक दिन तक लगाया तो आप अकेले कोई थेरेपिस्ट नहीं है, उसको दोनों का उपचार मैनेजमेंट करिए, उसको दोनों का इलाज करिए, फ्रूट का करिए, लेकिन रूट का अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं। इनका कहना है कि भाई एक तो भाषा वो बोलेंगे जिसमें वो कोई उनका वो नहीं है कि भाई आपके पास पेशेंट आए क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि रूट का पहले करिए, फ्रूट का बाद में करिए। ये हो सही है, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सजेशन ये है कि जब आप थेरेपिस्ट के रूप में रहे तो उसको, उसकी जो प्रॉब्लम एक्यूट प्रॉब्लम है उसको जरूर दूर करेंगे। क्रॉनिक प्रॉब्लम तो उसके अंदर में बैठी हुई है, वो तो धीरे धीरे दूर होगी, लेकिन क्रॉनिक एक्यूट को प्रॉब्लम का इलाज जरूर करेंगे। The 8 extraordinary vessels protect the body from the exterior pathogenic factors. तब देखिए, बाहरी जितने रोग कारक तत्व हैं इनको प्रोटेक्शन भी देती है सर्कुलेटिंग डिफेंसिव की। अब कह रहे हैं डिफेंसिव क्यू को क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी थोरक्स में, एब्डोमेन में, नेक में। यही तो हमारे आधार है। यही क्या करेगी, गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल और चौंगमो वेसल, ये वाला काम, ये जो काम करेंगे वो गवर्निंग वेसल करेंगे, नेचुरली हम समझ रहे हैं। कंसेप्शन वेसल करेंगे सामने के भाग में, और चौंगमो वेसल करेगा। पेट वोट खराब हो जाता है ना, पेट वोट खराब हो जाता है कि नहीं सर्दी गर्मी में, तो वो चौंगमो। कंसेप्शन वेसल माने सामने के भाग में है तो सामने सर्दी ले जाती है तो पेट में ठंडक लगती है, इन है, इन में प्रभावित करेगी। और यांग इसलिए कि बाहरी जो है गवर्निंग वेसल के पास में स्पाइन है जहां पर सूचना संदेश आते हैं, इसलिए तीनों जिम्मेदार होते हैं। कंसेप्शन वेसल एंड चौंगमो वेसल रेगुलेट द 7 years 8 year साइकिल। हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिटाइज 7 में 7 साल की और 8 साल की साइकिल, तो वो उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। कौन, दो, सीवी और चौंगमो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट 2 ऑफ द 8 एक्सट्राऑर्डिनरी वेसल्स 4 आर इन, वही बताया है। तो अब कैसे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन नटशेल द फंक्शन ऑफ 8 एक्सट्राऑर्डिनरी वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के, मेटाबॉलिक फंक्शन और इन्फॉर्मेशनल फंक्शन। अब क्या हुआ, मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या हुआ कि जो एनर्जी है वही तो एक्सचेंज होती है आपस में। अल्टीमेटली जो फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, इन सब का एनर्जी तो बनती है, तो वो उसको इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन को ट्रांसफर जो होती है वो है। और इंफॉर्मेशन क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उससे होती है, वो इंफॉर्मेशन है। 2 तरह का बताया इन्होंने कि इन्हीं के माध्यम से वो सब काम कर रहे हैं। Control of endocrinal system and nervous system can be effectively done by a treatment of 8 external। देखिए, 2 ही हम लोग कंट्रोलर हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, तो उनके लिए भी सबसे बढ़िया काम ये है। अब यही कह रहे हैं कि ऊपर अगर जो इतने पैथोलॉजिकल फोर्सेज हमारे 6 ऊर्जाएं हैं, यही ऊर्जा तो प्रभाव मनुष्य पर डालती है, इन्हीं चाइनीज के 6 ऊर्जाओं का।
अब वही 6 ऊर्जा हमारे पास प्रभाव डाल रही है। तो जब कभी इन परिवर्तनों की सूचना मनुष्य को निरंतर मिलती है और अपने को ढालता भी है, होम्योस्टेसिस, तो इंफॉर्मेशन और मेटाबॉलिक दोनों तंत्र ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। लेकिन इस ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई व्यवधान आता है तो हमारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ की प्रभावित होती है। ठीक है, सरल शब्दों में कह दिया गया, और हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इम्बैलेंस, हमारे उसमें बैलेंस नहीं हो पाता, हम उसको समझ नहीं पाते। तो बीमारी का उपचार कैसे करते हैं? एक तो 5 एलिमेंट बैलेंसिंग द्वारा, जो हम लोग पीसीएम में पढ़े हैं, और दूसरा 8 एक्सट्राऑर्डिनरी बेसिस बैलेंसिंग के द्वारा। ये तो इन बिंदुओं में इन्होंने कहा, देखिए कैसे 8 बिंदु हैं इनके पास हैं, 1, 2, 4 या 6 बिंदु चुनकर आप मेटाबॉलिक और इंफॉर्मेटिव फंक्शन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इनके 4 बिंदु चुन लीजिए, इनके 6 बिंदु चुन लीजिए, इन्हीं से करिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये उसी का नाम है, फिर वही बात है। अब ये क्या कह रहे हैं, सर अगर इतना इम्पोर्टेंट है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स, तो फिर हम इतना प्रोटोकॉल को यूज ही क्यों करते हैं? इस पर ही सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं पूरे बॉडी का। नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं करते हैं, और नहीं, आपके देखिए सिद्धांत सब जानने चाहिए। आप तो आपने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए एलोपैथ में हमको मालूम है किसी ऑर्गन में कोई थोड़ा सा खराबी हुई तो हम उसको ऑपरेशन कर देते हैं। तो क्या हर केस में ऑपरेशन करते हैं? नहीं करते ना। नहीं सर। या हमको मालूम है कि हमको एंटीबायोटिक देने से काम बन जाएगा, तो क्या हम हायर एंटीबायोटिक हर में देते हैं? या हर सर दर्द के लिए हम कोई तुरंत दवा खाने लगते हैं? नहीं ना। सिस्टम ये है कि पहले बॉडी के खुद सिस्टम, अपना डिफेंसिव सिस्टम खुद है बिना इनके किसी इलाज के। फिर जब थोड़ी सी बैलेंसिंग हुई तो एक बैलेंसिंग का एक सिस्टम बनाते हैं, कोई दवा दे करके, कोई उपचार करके, कोई ट्रीटमेंट करके। ये कह रहे हैं कि ये और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत सी साध्य बीमारियां जो आप नहीं वहां ठीक कर पाते, उनका इलाज भी इनके पास है। तो इनका प्रयोग, अच्छा फिर इनके उसमें एनर्जी पैटर्न भी डिफरेंट है। पहले आप समझ लीजिए, 2 ही 4 पॉइंट, वहां 10 पॉइंट पे, तो 10 पॉइंट में एनर्जी दे रहे हैं, वो 4 पॉइंट मान लीजिए एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा टाइम बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। वहां आप 10 घंटे 12 घंटे लगा रहे थे, तो हो सकता है यहाँ आपको 6 घंटे लगाना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिएगा। ये ऊर्जा के सागर है। तो ऊर्जा के सागर का अर्थ हुआ कि इनकी एनर्जी अधिक होगी। जैसे हम लोग वाईएनएम में कह रहे हैं कि हमारा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उसको 10 घंटे 12 घंटे के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत एनर्जी अपनी चेंज कर सकता है। वैसे यहाँ भी है, इसलिए सारा इलाज इसी से एक से नहीं हो सकता। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो असाध्य बीमारी है जिनका इलाज है तो वहाँ इलाज है। हाँ बोलिए। प्रोटोकॉल में LU7 आता है, वो हो गया नॉर्मल प्रोटोकॉल, लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में हम LU7 को यूज करेंगे तो ये हो गया EOB का। दोनों में जो हम टाइम डिफरेंस करेंगे, एक में 7-8 घंटा या 12 घंटा और एक में 4-5 घंटा। पैटर्न आपने यहाँ पैटर्न है। LU7 के साथ कोई एक दूसरा पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न है, इसमें बैलेंसिंग के बहुत बढ़िया सिद्धांत है। अगर आप लेफ्ट में कोई चीज लगा रहे हैं टोन करने की, तो राइट में सीडेट करेगा। आप देखिएगा इसमें ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको लगेगा कि बैलेंसिंग का सिस्टम ये है बहुत बढ़िया। इसमें ये नहीं, इसमें तुरंत ही लिखा हुआ है, इसी 4 ही पॉइंट में लिखा हुआ है LU7। अगर आप लेफ्ट में मेल में टोन करेंगे तो दूसरे में K6 सीडेट करेंगे राइट में, और लेडीज में LU7 राइट में टोन करेंगे और K6 सीडेट करेंगे लेफ्ट में। इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो ऐसा मत सोचे, दोनों का जब पैटर्न की बात करिए, हम लोग ने फिर पढ़ा, फिर आप उसको हम लोग आयुर्वेद से जोड़े, द्रव्य गुण कर्म, फिर एक अधिष्ठान, जो जहां की अभी आपको ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको ही अभी दिल्ली के CM के घर में बैठा दिया जाए
तो यू विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसिंग की वजह से हम समाज की, हम नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बड़ा नहीं, वहां बैठा दिया जाए, बना दिया जाए, साइन करने का अधिकार है, तो आपकी पोजीशन बदल जाएगी। इनकी पोजीशन अपने हिसाब से इन चारों वजह से है। एक LU7 बैठा तो K6 वहां बैठा हुआ है, वो दोनों बैलेंस कर रहे हैं, बड़ा एनर्जी के रूप में कर रहे हैं, वो उस चैनल को प्रभावित कर रहे हैं। सर ये इसका मतलब ये है कि जब भी एक्स्ट्रा EOV का हम यूज करेंगे तो पेयर में करेंगे, LU7 K6। हाँ, और क्या, तो हमेशा यही है, मतलब आप जब कोई पॉइंट यूज करेंगे तो उस पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिस्टम, ना कि ऐसे थोड़ा करेंगे कि LU7 यहाँ मास्टर पॉइंट है तो वहां लगा दिया तो हो गया काम। मतलब ये अच्छे अभी तक समझा नहीं था सर मैंने, हमेशा पेयर में किसी भी पॉइंट को पेयर, किसी वेसल को ट्रीटमेंट देंगे ना, किसी हाँ, वेसल को ठीक। ट्रीटमेंट देंगे, इससे बोल रहे हैं, किसी वेसल को देना है, ठीक है। तो सर पर ये हमेशा ओरिजिनली यूज किए जाते हैं ना एक्चुअल में, ये वाले, ये भी इसमें, ये भी तो एक क्या चीज, ओरिजिनल पे यूज किए जाते हैं ना ये वाले जो EOV के पॉइंट्स हैं, नॉर्मली, यस, नॉर्मली ओरिजिनल पे यूज किए जाते हैं। चाहिए इनको, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये वही बता रहा है ना कि ये और डायरेक्ट एनर्जी वर्क करती है, थोड़ा महत्ता है। और ये मुझे लगता है शायद आपको उतने घंटे नहीं रखना चाहिए जितने घंटे आप TCM में रखते हैं। वहां तो हम लोग कहते हैं 10 घंटे रखिए, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे। यहाँ हम लोग नहीं कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा कम रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ 40 मिनट से 4 घंटा है। हाँ, मतलब मिनिमम। हाँ, हाई डोज है ये, हाई डोज। हाँ, हाई डोज है। ठीक है, चलिए, ये अब देखिए, ये कह रहे हैं टोपोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। 2 भाग होते शरीर के सामने और पीछे, 2 होते शरीर के ऊपर नीचे, 2 होते शरीर के दाहिने बाएं, कुल मिलाकर 8 भाग है। हो गए कि नहीं? 8 भाग हो गए जी, यस सर। तो 8 भाग का देखें आगे चल के, फिर वो भी, ये भी डेवलपमेंट बाद में हुआ। डॉक्टर मनाका डेवलप्ड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। इसमें बहुत रिसर्च है, अभी रिसर्च और हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे कि इतना खत्म हो गया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन फ्रॉम ए टोपोग्राफिकल अप्रोच, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स। सर ये डॉक्टर मनाका अभी हैं सर? अब पता नहीं, मुझे नहीं, हमने अभी पढ़ा, ये वहां पर देखो तो समझ में आए, गूगल बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये व्हेन वी ट्रीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल वी रिस्टोर बैलेंस, द थेरेपिस्ट should concentrate on treating the patient's body imbalances rather than treating the patient's disease. See the body. अब देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें लेफ्ट साइड में ऊपर LU7 है। ऊपर के भाग के लिए, जो ऊपर का भाग है लेफ्ट साइड में सामने का, वो LU7 ऊपर का कंट्रोलर है, सिंगल पॉइंट कंट्रोलर के रूप में बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं। फिर उसके नीचे के भाग के लिए पेरिकार्डियम 6, राइट के लिए TW5 ऊपर के लिए, और नीचे के लिए किडनी 6। फिर इसी तरह आइए बैक साइड में, ये बैक साइड का पीड़ा हुआ, बैक साइड में लेफ्ट में ऊपर की तरफ आएगा SP4, नीचे के लिए GB41, फिर उसके राइट साइड में SI3 ऊपर आएगा और UB62। इस तरह 4 जो है ये कंट्रोलर हैं। तो यानी उनका कहना है, अभी इसके आधार पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करें, उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग उतना पहले ज्ञान करें। इन पॉइंट को उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी के हेड पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वो पॉइंट उस बॉडी का उतने का कंट्रोलर है। तो अगर कभी, उनका कहना है, आगे चल के देखिएगा, कि अगर कभी लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है शरीर के ऊपरी भाग में, तो LU7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरूर ट्रीट करना चाहिए उनके हिसाब से। अगर नीचे के भाग में कहीं आ रहा है, सामने में, इन भाग में नीचे में, तो पेरिकार्डियम 6 को प्रयोग करना चाहिए, और राइट में आ रहा है तो किडनी 6 का करना चाहिए, ऊपर ट्रिपल बार्बन 5 का करना चाहिए। ये इन पॉइंट्स का प्रयोग करने से भी बहुत से आपको इम्बैलेंसेस
ठीक होंगे। सिंगल पॉइंट थ्योरी, ये उनकी थ्योरी है, ठीक है। तो इसको आप धीरे धीरे याद रखेंगे, हम याद करते जाएंगे तो हम कम से कम ये समझ में आएंगे कि हाँ हम यूज कर सकते। जैसे हम लोग भूल जाते हैं कोई बहुत से पॉइंट ना, तो हम लोग पॉइंट थोड़ा सा कुछ याद करते चले, धीरे धीरे और बढ़ाते चले तो ज्ञान को बढ़े। अब क्या होता है देखिए, सबका अलग अलग बता दिया है बढ़िया, कि इन नियंत्रक, एक हम लोगों ने पढ़ा था पहली वाली इन नियंत्रक थी, कंसेप्शन वेसल, ठीक है, रेनमो। तो इन बढ़ाती है, तो इन बढ़ाने क्या है और बढ़ाए क्या, इन बढ़ाती है और क्या बढ़ाएगी, रुधिर और हार्मोन दोनों क्या है, रुधिर क्या है वो भी तो इन है। हमने कहा था याद करिए, इन, दिस इज नॉट इन, दिस इज इन टाइप, याद करिए। ये रुधिर क्या है, ब्लड, ब्लड इज नॉट इन, ब्लड इज इन टाइप। हार्मोन क्या है, वो भी तो कोई चीज मूव कर रही है, कोई लिक्विड है, कोई केमिकल है, दैट इज ऑल्सो इन टाइप। तो ये इन बढ़ाएगी और रुधिर हार्मोन बढ़ाएगी, यानी ब्लड बढ़ाएगी, हार्मोन बढ़ाएगी। और इन अवरोध निवारक जो है थर्ड नंबर की, सेकंड नंबर की क्या है, अवरोध निवारक, एक सेकंड नंबर पे है सर, SP4, SP4 सेकंड नंबर पे। हाँ, इन अवरोध निवारक जो है, ये जो हमारी चांगमो जिसको बोलते हैं, नहीं चांगमो, ये क्या करेगी, इन यांग में संतुलन स्थापित करेगी। तो कभी आपको ये लग रहा है कि इन यांग में इम्बैलेंस है, तो उसमें ये संतुलन के लिए ये सब वो फिर सिद्धांत आ रहे हैं। जैसे वहां पढ़े ऑर्गन सोर्स माइंड ग्रुप, ये सब सिद्धांत है। इन यांग में संतुलन करना हो तो आपको चांगमो। फिर इन आरोही, नीचे से ऊपर जाने वाली, इन ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जा रही है। इन ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करना हो, कभी आपको लगे कि इन ऊर्जा नीचे अधिक हो गई है और ऊपर कम है, तो इसको ऊपर ट्रांसफर करना, तो उसके लिए इन आरोही। और इन नियामक करे रक्त का इनका नियमन, रक्त और इन दोनों एक ही कैरेक्टर है, यानी रक्त है इन टाइप और इन तो इन ही है, तो उन दोनों के बीच में नियमन कर रही है और इन ऊर्जा को ऊपर से नीचे ले जाए। ये कौन, चौथी वाली, वो ये तो इन आरोही नीचे से ऊपर ले जा रही है, और वो ऊपर से नीचे लाने का काम अगर करना हो, यानी ऊपर ठंडक हो गई है, तो उसको, उस कोल्डनेस को हटाने के लिए इन नियामक, ठीक है, चौथी वाली। उसी तरह यांग नियंत्रक यांग बढ़ाए, यांग को बढ़ाएगी और किडनी यांग बढ़ा देगी। तो किडनी यांग की कमी है अगर, तो गवर्निंग वेसल मेरिडियन, मतलब हम लोग वहां से देख रहे हैं ना, किडनी यांग की कमी बहुत सी जगह देखेंगे। तो किडनी यांग जहां कमी है, तो यहाँ यांग नियंत्रक यांग बढ़ाएगी और किडनी यांग बढ़ा देगी। क्या और दूसरा यांग अवरोध निवारक क्या है, वो सेकंड वाली, ये क्या करेगी, बेल्ट, ये तो शायद बेल्ट मेरिडियन ना, तो ये क्या करेगी, बोथ साइड हॉरिजॉन्टल रोग है, दोनों तरफ हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी, ये बेल्ट मेरिडियन है, ठीक है। अवरोध हटाएगी और बोथ साइड हॉरिजॉन्टल वाले रोग हैं हटा देगी। तो यानी इस एरिया में हॉरिजॉन्टली कोई चीज हो रही तो आपको इसको यूज करना। इंग आरोही, यांग आरोही क्या है, यांग ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जा रही है, हील है, हील से ऊपर ले जा रही है, और यांग नियामक करे यांग नियमन, और यांग ऊर्जा को ऊपर से नीचे। बस बहुत बढ़िया। हील माने नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि हील के नीचे जा नहीं सकती, तो हील से ऊपर जा रही है, तो वो ऊपर जा रही है, और ये ऊपर वाली जो है वो कंट्रोल ऊपर से नीचे ला रही है। इस तरह हम लोग फिर आगे देखिए, स्पाइन रिजिड होगी तो हमको कौन चाहिए, यांग नियंत्रक, गवर्निंग वेसल, डुमो। पसली से पैर एक तरफ असंतुलन हो जाए तो यांग, अब ये यांग नियामक उपचार चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है, तो यांग नियामक माने लास्ट वाली हुई, चौथी वाली, TW5, यस। मीडियन, अब ये मीडियन लेग तनाव युक्त हो जाए, मीडियन माने बीच का, तो आपको इन आरोही उपचार चाहे, इन माने इन आरोही, हम लोग इन हील वाले ऊपर से वो उपचार करना पड़ेगा। और लैटरल लेग किनारे वाला अगर तनाव युक्त हो जाए तो यांग आरोही उपचार चाहे, ठीक है। तो इन वाले में मीडियल और लैटरल वाले में यांग।
लंबर पीठ टाइट हो जाए, नीचे झुकना मुश्किल हो जाए, तो यांग आरोही, यांग हील। अब देखिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति संचरण तीनों मिलकर करें, कौन करती है? एक तो चोंगमो, दूसरा डूमो और तीसरा रेनबो। सर अभी आपने बताया था ना कि जब भी ट्रीटमेंट करेंगे ईओवी में तो पेयर में करेंगे, है ना? हाँ। लेकिन यहाँ अगर है स्पाइन अगर रिजिड हो जाए तो यांग नियंत्रक उपचार चाहे। हाँ। अभी आपने जो बताया है, तो यांग नियंत्रक में तो सिर्फ एक ही आ रहा है सर, SI3, तो सिर्फ उसी पे ट्रीटमेंट करेंगे, ये तो एक ही हो गया, अभी पेयर तो नहीं हुआ। आगे लिखा है नहीं, आप पढ़िए तो उसमें पेयर है, उसमें आप पढ़िए भी, अभी नहीं पूरा कहाँ पढ़िए, अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उसमें ऐसा है, उसमें एक मास्टर पॉइंट है, एक कपल पॉइंट है। कहाँ लिखा हुआ है इसमें? अभी इसमें अवरोध निवारक कार्य कर रही है, तो उसको यूज करना है। अभी नहीं, ये कहाँ से समझ में आया कि एक ही पॉइंट है? ये जो लिखा हुआ है ना सर, स्पाइन अगर रिजिड हो जाए तो यांग नियंत्रक उपचार चाहे, बस ये 2 लाइन देखकर मैंने पूछा। आगे आएंगे अभी कपल पॉइंट में ही। अभी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, इसलिए बोल रहा हूं, अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है। अभी जो हम डबल का बात कर रहे हैं वो मास्टर पॉइंट हमने पढ़ा, मास्टर पॉइंट के साथ एक कपल्ड पॉइंट होता है, उसी को मिल करके वो पूरी उपचार सिस्टम है, उपचार सिस्टम है। वो कह रहे हैं कि यांग उसका करेंगे तो उसमें देखिएगा, पढ़िएगा आगे ना, उसमें 2 पॉइंट है, एक ओके, कपल्ड ठीक। पॉइंट, एक मास्टर पॉइंट, उनको मिल करके, जैसे आप यांग का ही करेंगे तो उसमें भी 2 पॉइंट होंगे। आपको अभी यहाँ एक पॉइंट दिखा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन है, सेकंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन है, तो ये हम दोनों में, फिर थर्ड का फर्स्ट से कॉम्बिनेशन है, फिर फोर्थ का सेकंड से कॉम्बिनेशन है। जहां फोर्थ प्राइमरी होगा वहां सेकंड जो है सेकेंडरी हो जाएगा, यानी प्राइम एक होगा मास्टर, एक होगा कपल, ये कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो हमेशा कॉम्बिनेशन में ही ट्रीटमेंट करते हैं, उसका पॉइंट है। ठीक, अभी सिद्धांत तो आए, हम तो ये तो उन्होंने जनरल एक लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी तो ट्रीटमेंट बताए भी नहीं इन्होंने, वो तो जब पढ़ेंगे आप चैप्टर में जाएंगे तब समझ में आएगा ना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं उसको, अभी तो ये जनरल एक जनरल बता रहे हैं। ठीक है, अभी इतनी जल्दी मत क्वेश्चन करिए। तो जब जब बाहर मौसम, तब तक रोग सताए, इन तीनों में से एक का रोगी उपचार चाहे, मतलब तीनों में से कोई आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी आप जैसे कह रही थी, तो जब कंसेप्शन वेसल यूज करेंगे तो LU7 और K6 2 पॉइंट है उसके, एक मास्टर पॉइंट है और एक कपल्ड पॉइंट है, इस तरह बोलते हैं। तो जब कभी कंसेप्शन वेसल की बात करेंगे तो हमेशा LU7 और K6 होगा। फिर जब हम कभी इन हील वेसल की बात करेंगे तो K6 LU7 हो जाएगा, K6 नंबर 1 हो जाएगा और LU7 नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये देखिए, वही 7 वर्षीय साइकिल फीमेल, मेल के 8 वर्षीय, इनका इन नियंत्रक और इन अवरोध निवारक इसके नियंत्रक होते 2, एक इन नियंत्रक है जो पहला वाला है और इन अवरोध निवारक जो सेकंड वाला है, ये उसके नियंत्रक होते हैं। फिर अब ये वाला देखिए, प्रोलैप्स वाले में कहा है, प्रोलैप्स के लिए इन अवरोध निवारक का उपचार, ठीक है, सेकंड वाला। और दूसरे प्रोलैप्स मलाशय के लिए है तो इन नियामक। क्लियर? ये मतलब ट्रीटमेंट का एक उन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए, अब ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए टॉपिकल डिवीजन ऑफ बोथ एरियाज रिलेटेड। अब प्रोफेसर पारडिगो ने क्या कहा, वो बॉडी एरिया को उन्होंने अपना डिफाइन किया, उन्होंने उससे चेंज वो नहीं माना, डॉक्टर मनाका यूट्यूब वाला, उन्होंने कहा नहीं, एनी प्रॉब्लम इन सर्वाइकल अपर थोरेसिक एरिया SP4 ये जिम्मेदार है, थ्योरी सबकी अलग है। एनी प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट हैंड SI3 जिम्मेदार है, एनी प्रॉब्लम ऑफ राइट हैंड LU7 जिम्मेदार है। इन्होंने LU7 राइट कर दिया, याद करिए, मनाका से डिफरेंट इन्होंने थ्योरी दिया ना। एनी प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट लेग UB62, एनी प्रॉब्लम ऑफ राइट लेग P6, एनी प्रॉब्लम इन लोअर स्पाइन GB41, एनी फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ फेस एंड चेस्ट TW5 एंड प्रॉब्लम फ्रॉम डायफ्राम टू NS K6। इनकी थ्योरी के हिसाब से प्रोफेसर पारडिगो ने ये कंसेप्ट दिया।
उन्होंने अपना प्रिज्म बनाया। तो सिद्धांत, जिनका सिद्धांत मानना चाहे उनका सिद्धांत पूरा मान लीजिए, खत्म। अगर इनका मान रहा है कि यही सही है तो ये इनके हिसाब से ये पॉइंट है। तो ये देखिए, अब पढ़िए इसमें, each extra point, each extraordinary vessel has its master point. Each extraordinary coupled with another extraordinary vessel. The first meridian is called main meridian and second meridian is called coupled meridian. A list of main meridian, coupled meridian given below. अगर कंसेप्शन वेसल है तो LU7 उसका मेन मेरिडियन है और इन हील वेसल उसका कपल्ड मेरिडियन है। तो दोनों के पॉइंट चलते हैं। चांगमो में होगा तो चांगमो, SP4, P6, ये दोनों मेन मेरिडियन, कपल्ड मेरिडियन, ये कॉम्बिनेशन चल के ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये वैसे हो गया फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ, ये कॉम्बिनेशन है, और फिर थर्ड फर्स्ट और फोर्थ सेकेंड, ऐसे बना लीजिए। 1 3 2 4, फिर 3 1 4 2, ये है, ये पूरे कॉम्बिनेशन में। ठीक, इसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, आगे चल के बताना है। मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट इंटरचेंज एंड एक्सचेंज एनर्जी, ये दोनों एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए उनको सेकेंड पॉइंट। ठीक, अकेला कोई नहीं है। हेंस ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन मास्टर पॉइंट आल्सो ऑन द कपल पॉइंट। ये अब उसका उत्तर मिल गया सुधा जी? यस सर, यस सर। ठीक, जैसे 12 मेरिडियन में प्रत्येक इन मेरिडियन की एक कपल्ड यांग मेरिडियन होती है, उसी प्रकार एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में प्रत्येक वेसल की कपल्ड वेसल होती है। इसमें इन वेसल की कपल्ड वेसल भी इन होती है और यांग वेसल की कपल्ड वेसल भी यांग होती है। यांग का यांग, इन का इन। ठीक, ऊर्जा का संतुलन लेन-देन इन और यांग में न होकर इन मास्टर वेसल और इन कपल्ड वेसल में होता है। वहां क्या कर रहे थे हम लोग? वहां ये कह रहे थे कि हम लोग इन और यांग दो, हमारे एक ऑर्गन में इन भी है और यांग भी है। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई वो एक जो हमारी ओरिजिनल थी, इनका एक इन ऑर्गन हो गया, एक यांग का यांग ऑर्गन। तो वहां पर करते थे कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में मानते थे कि भाई लीवर के साथ गैर ब्लडर है, लीवर इन है, वो यांग है। यहाँ इन्होंने कहा नहीं, यहाँ उसी का नंबर 1 का 3 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 1 होगा, 4 का 2 होगा। तो इस तरह कहा। तो ये मास्टर पॉइंट अगर शरीर के ऊपर भाग में है तो कपल्ड पॉइंट शरीर के नीचे भाग में होगा। मास्टर पॉइंट अगर शरीर के नीचे के भाग में है तो कपल्ड पॉइंट शरीर के ऊपर भाग में होगा। बैलेंसिंग, शरीर के ऊपर नीचे के ये बिंदु शरीर में ऊपर और नीचे भागों में संतुलन स्थापित करते हैं। इससे शरीर संतुलित होता है और रोगी का रोग अच्छा होता है। प्रत्येक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, इसका अपना मार्ग होता है। यह संपूर्ण मार्ग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का पोषण क्षेत्र होता है, ये एरिया ऑफ न्यूट्रिशन है। इस मार्ग में कहीं भी गड़बड़ी आने पर संबंधित एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का उपचार करना चाहिए। इसका अपना जो रूट है, रूट दिखाएंगे, उस रूट में कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन पर उपचार जरूर करिए। मेरिडियन तो भी है ना, तो उस मेरिडियन मार्ग में कोई संकेत आ रहा है तो उसमें करिए। अब देखिए नेम ऑफ, देखिए इस एक्सटर्नल वेसल के कुछ के अपने ज़ीग्लर पॉइंट भी होते हैं, इनका भी अपना ज़ीग्लर पॉइंट है। इनको, इनकी तालिका है, देखिए कंसेप्शन वेसल की ST30, वहां ST30 का दूसरा रोल है। यहाँ इनका क्या है, ज़ीग्लर पॉइंट है कंसेप्शन वेसल का, इससे जुड़ा हुआ इस रूप में है। इन हील वेसल का K8 है और इन रेगुलेटिंग का K9 है, ये ज़ीग्लर पॉइंट है उसके। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इनके हिसाब से हमारे ज़ीग्लर पॉइंट बदल जाएंगे, वहां दूसरे हैं। लंबर पेन शोइंग ए स्वेलिंग on the painful spot or irritability with pain. If it gets worse, people become afraid and sad. Treat K9 in regulating vessel. Yang heat vessel UB59, yang regulating vessel GB34, 35. अब ये उन्होंने कहा for swelling and pain in the lumbar area and swelling spot on painful area, treat GB35. Z-clefts are gaps in the body where ki and blood converge and collect. जब शरीर में बायो एनर्जी का प्रवाह किसी कारण से बाधित हो जाता है, ये बाधित ऊर्जा जी-क्लेफ्ट पॉइंट पर एकत्र हो जाती है, इसलिए जी-क्लेफ्ट पॉइंट को एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। हम लोग इनको गहरे गड्ढे का पॉइंट बोलते हैं ना, तो गड्ढे में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है,
तो पानी क्या है यहाँ, एनर्जी है, तो एनर्जी इकट्ठा हो गई, तो ये वाला जब जी क्लोराइड पॉइंट पर उपचार देते हैं तो की का सर्कुलेशन अंदर गहराई तक प्रभावित होता है और पुराने क्रोनिक उपचारों रोगों का उपचार हो जाता है और इंटेंस एक्यूट डिजीज रोगों का उपचार भी होता है। अंदरूनी गंभीर बीमारी का उपचार करते समय पहले बीमारी संबंधित मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट पर उपचार देने के बाद जी क्लोराइड पॉइंट पर उपचार देने से बीमारी रिकर नहीं करती। पहले हम लोग करना है इस पर मेरिडियन पे भी, बाद में उनके जी क्लोराइड पॉइंट पर भी उपचार कर दीजिए, ये इनका कहना है। अब देखिए कंसेप्शन वेसल एंड गवर्निंग वेसल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। दो कैसे, वही हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं, जीवी15 जीवी1, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, CV15 जीवी1 है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। When there is storage of energy in the conception vessel and excess in the governing vessel, अगर एनर्जी कंसेप्शन वेसल में कम है और गवर्निंग वेसल बड़ी है तो एक्सेस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कंसेप्शन वेसल बाय ट्रीटमेंट ऑफ CV15। CV15 में ट्रीटमेंट करेंगे तो कंसेप्शन वेसल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर एक्सेस एनर्जी कंसेप्शन वेसल में है और गवर्निंग वेसल में कम है तो जीवी1 में, ये तो हम लोग वो सिद्धांत है ना, पैसेज पॉइंट, वही सिद्धांत है ना, वो तो इफ कंसेप्शन वेसल इज डिफिशिएंट देयर विल बी इचिंग ऑन द एब्डोमिनल स्किन ओवर CV15। अगर कोई कह रहा है कि कंसेप्शन वेसल में डिफिशिएंट एनर्जी है तो ये CV15 के पास आपका इचिंग होगी, ये नोट कर लीजिए, ये नई चीज है जो पहले नहीं बताई गई। If consumption vessel is excess, there will be pain in the abdominal skin, sedate नहीं, ये कह रहा है कि abdominal skin में इचिंग होगी तो आप CV15 को ट्रीट कर दीजिए। और अगर आपको कंसेप्शन वेसल में एक्सेस है, पेन इन द abdominal पेन होगा तो क्या होगा, तब आप CV15 को सेडेट कर दीजिए, ये कह रहे हैं। अगर इचिंग है तो टोन कर दीजिए, और अगर आप पेन है तो सेडेट कर दीजिए। If governing vessel is deficient, there will be dizziness, ये symptom है, epileptic seizure, daze, spaced out feeling, meningitis, encephalitis, incontinence of urine, etc. Tone GV1. If governing vessel is excess, there will be deficient stiffness on back and postho. तो सर में एड़ी पीछे घूम जाती है, बाकी शरीर आगे चला जाता है, तो सीडेट GV1। अब जो सिद्धांत आगे आया उसमें कहां से आया, ये सिद्धांत कुछ आया ना कि भाई लेफ्ट राइट वाला, वो कहा कि सुवेन, यहाँ पे उन्होंने थ्योरी दिया, सुवेन propagated left right theory. According to his theory, left is yang and right is yin. The body can be balanced accordingly. The left yang treatment can be given on males and females differently. वहां पर इन और यांग का सिद्धांत लगा दिया, और जो हम नारी पुरुष के कहते हैं यांग और इन, वहां पर कर दिया उन्होंने। क्या कहा, मेन के लिए मास्टर पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड, क्यों, लेफ्ट यांग था, पुरुष यांग माना गया, तो कहा कि यांग में लेफ्ट साइड में टोन कर दीजिए एंड कपल पॉइंट राइट साइड में लगाइए। मतलब अभी टोन मत करिए, ट्रीट मास्टर पॉइंट लेफ्ट साइड और कपल पॉइंट राइट साइड। वीमेन के लिए कहा राइट साइड में आप मास्टर पॉइंट लगा दीजिए और कपल पॉइंट लेफ्ट साइड में लगा दीजिए। तो उन्हें कहा, एग्जाम्पल दिया कि अगर कंसेप्शन वेसल में आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो LU7 को लेफ्ट में लगा दीजिए मेल के, और K6 को लगा दीजिए राइट में, और अगर वीमेन है तो LU7 को राइट में लगाइए और K6 को लेफ्ट में। एंड मास्टर पॉइंट इज ट्रीटेड फर्स्ट। अब देखिए ये थ्योरी भी उनकी है, अगर इस थ्योरी का पालन करें तो भी बहुत बढ़िया है कि मास्टर पॉइंट इज ट्रीटेड फर्स्ट एंड देन कपल पॉइंट इज ट्रीटेड। पहले मास्टर पॉइंट को लगाइए फिर कपल पॉइंट को लगाइए, मतलब यानी LU7 को पहले लगाइए और फिर K6 को लगाइए। अब देखिए इसका देखिए सुवन का अगर मानते हैं, आगे देखिएगा, द ट्रीटमेंट कैन बी गिवन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिजीज, ए सिंपल ट्रीटमेंट singly on the master point,
by applying मेथी सीड्स, ठीक है, और स्टार मैग्नेट और नीडल for 40 minutes to 4 hours may be sufficient. Treatment by needling would be maximum period of 40 minutes. In case of more chronic, treat both master point and couple point. अगर बहुत हल्की है तो आप ठीक है LU7 पे लगा दीजिए, उनका कहना ये है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रॉनिक है तो उसको बोथ मास्टर पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट को करना चाहिए by applying मेथी सीड और स्टार मैग्नेट। In case of musculostructural and constitution problems, treat as following. अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये देखिए लेट उसमें है, ये वाला स्पाइन वगैरह सब संबंधित है। मोर क्रॉनिक तो समझ में आया, मोर एक्यूट क्या होता का मतलब क्या हुआ? नहीं मतलब मोर एक्यूट माने बहुत, देखिए मोर एक्यूट माने जैसे कोई चीज आई और अचानक टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर एक्यूट है ना, टेम्परेचर आया, टेम्परेचर हो गया 105 टेम्परेचर होने लगा तो वर्चुअली मोर एक्यूट माना जाएगा ना। है तो एक्यूट तुरंत आया है लेकिन बहुत अधिक सीवियर है, सीवियर नेचर का, मोर एक्यूट वही हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्यूट माने तत्काल आया, लेकिन तत्काल में एक हो गया, बुखार आ गया, तो बुखार आपके आया पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। लेकिन मान लीजिए बहुत एक्यूट है, बहुत तेज है, बहुत सीवियर है, क्योंकि सीवियरिटी को उन्होंने मोर एक्यूट लिखा हुआ। ठीक है सर, तुम्हें जो मुझे समझ में आ रहा है, तो वो उनका कहना है कि इसमें ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट गहराई से देना है ना, क्योंकि हम लोग ब्रेन प्रभावित ना हो ये सब ध्यान रखते हैं ना। डॉक्टर भी क्या करता है, कहता है कि 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डोलो दे दीजिएगा, या 103 हो जाए तो सर में पट्टी बांध दीजिएगा, कहते हैं ना। तो ये सब ट्रीटमेंट के सिस्टम है, तो वही उन्होंने भी कहा होगा। फॉर वुमेन SI3 राइट, UB62 लेफ्ट, LU7 लेफ्ट, K6 राइट। देखिए उल्टा कर दिया, देखिए पढ़िएगा। फॉर वुमेन SI3 राइट, यहाँ तो राइट है, इस वाले में राइट और लेफ्ट का कर दिया UB62, और वहां पर LU7 K6 को लेफ्ट राइट चेंज कर दिया। GB3 लेफ्ट एंड राइट, महिलाओं में गवर्निंग वेसल के उपचार के साथ कंसेप्शन वेसल का उपचार दिया जाता है, यानी दोनों का, गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल दोनों को दे दिया। इसी ऑर्डर में पॉइंट्स लगाएं और रिवर्स ऑर्डर में पॉइंट हटाएं, ये सिद्धांत है। अगर नोट करें ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि उल्टा लगाइए, जहां आपने इसी ऑर्डर में पॉइंट आपने लगाया तो, लेकिन जब निकालिए तो उल्टा ऑर्डर में, पहले आप K6 राइट को निकालिए, फिर LU7 को हटाइए, फिर आप UB62 को हटाइए, फिर SI3 को हटाइए, ठीक है। उसी तरह मेन के लिए SI3 लेफ्ट टोन, ये भी मतलब टोन ही है, बताएंगे। UB62 R राइट, GB3 लेफ्ट एंड राइट, ये वहां पर देखिए GB3 लेफ्ट एंड राइट तो यहाँ भी है, और K3 लेफ्ट एंड राइट और UB23 लेफ्ट एंड राइट मेल में। इसका थोड़ा सा बहुत भर ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट बाय नीडल्स, ट्रीटमेंट बाय ड्यूअल मैग्नेट, एनी नॉर्थ अप्लाइड बोर्ड वही है, ये तो कुछ नहीं है, 40 मिनट्स का वही पॉइंट है। और कपल देखिए, फर्स्ट विड्रॉ द मैग्नेट, देखिए रिक्वायरमेंट में जब विड्रॉन में कहिए तो फर्स्ट विड्रॉ द मैग्नेट फ्रॉम द कपल्ड पॉइंट एंड देन विड्रॉ द मैग्नेट फ्रॉम द मास्टर पॉइंट, ये लिखा हुआ है। ये ध्यान देना है, ये पहले कपल्ड पॉइंट को निकालिए और तब फिर उसको मेन पॉइंट को, मास्टर पॉइंट को निकालिए। ये मतलब वही ऑर्डर में लगाइए लेकिन निकालिए उल्टा। लेकिन पेशेंट तो जान नहीं पाएगा, ये तो अगर आप थेरेपिस्ट हैं तब तो ठीक है, उनको तो आप बहुत बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो समझ ही याद ही नहीं आएगा। ट्रीटमेंट बाय चक्रा, वही उनका पॉइंट कर दिया है, तो उससे कुछ नहीं है। In order, disease treatment can be given on the master point, couple point of the side of the body affected. In chronic disease, treatment can be given on master point, couple point of the sides of both sides of the body. तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मली जो है लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट रखिए, लेकिन बहुत क्रॉनिक है तो आप दोनों साइड में दे सकते हैं। ये अपना उनका सिद्धांत है। यहाँ पर ये जो है, ये चैप्टर इसलिए शुरू हुआ कि आप बेसिक रूप से समझ जाएं कि हमारे
इन पॉइंट्स का महत्व आगे बढ़ने वाला है, और जब मैडम पढ़ाएंगे इसको तो आप लोगों को ये लगे कि कम से कम ये जानते हैं कि हाँ ये पॉइंट होते क्या है। बस इसका कुल मिला करके शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि अब अगली बार से जब मैडम पढ़ाएंगी इसको तो आप लोग कंसेप्शन बेसिस से पढ़ाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली 7 तारीख से उनका क्लासेस है, तो 7 अक्टूबर से हो जा रहा है, लेकिन शुरुआत हो गई है। सेमेस्टर 3 पूरा हो चुका है, सेमेस्टर 4 की शुरुआत चाइनीज में हो चुकी है, सेमेस्टर 3 में अभी कुछ बाकी है। सेमेस्टर 5 और 6 से मैंने कहा हुआ है, सेमेस्टर 6 में हमारे 3 जो है साथी हैं जुड़े हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो जो आप लोग कह रहे हैं चक्र वाला, तो चक्र वाले के लिए वो बात हो रही थी, तो वो चक्र वाले में पढ़ाना चाहते हैं। तो आज कल में तय हो जाएगा। आज शायद नीतू जैन का ये उनका आग्रह था कि हम लोग जो है इसको पहले चक्र वाले पढ़ा दें, तो कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चक्र वाला जो है अगर वो मैडम को पढ़ाना होगा तो हम उनको टाइमिंग दे देंगे, और उसके बेसिस पर वो हम जल्दी कोशिश करते हैं कि अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन क्लासेस आपके भी चल रहे हैं, उनके भी चल रहे होंगे, तो दिक्कत यही आ रही है कि 12-13 तारीख तक दशहरा तक तो प्रॉब्लम है कि भाई हो सकता है समय न दे पाए। अगर दशहरे के बाद समय देते हैं तो ठीक है, ठीक है नहीं तो जैन मैडम? अनिता जैन जी जो है और जो और लोग हैं, तो सेमेस्टर 5 और 6 के लिए स्पेशल कोई चैप्टर होगा वो जरूर बताने की कोशिश करेंगे। सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 3 कंटिन्यू रहेगा। और सर नीतू जैन ने इसलिए कहा होगा ना कि हमारे ये में असाइनमेंट में चक्रा वाले भी क्वेश्चंस हैं, उसके भी आंसर देने हैं सर। हाँ वो इसीलिए कहा उन्होंने, तो हमने कहा उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं कि 15 अक्टूबर के पहले ही खत्म कर दें, 15 अक्टूबर के पहले ही हम असाइनमेंट पूरा कर दें। और हम लोग चूंकि भाई चक्रा तो चली बात की बात थी, सेमेस्टर 4 था, अभी सेमेस्टर 3 ही कुछ बाकी बहुत से बाकी है, तो उस पर नहीं कर पाए तो सेमेस्टर, और हालांकि बीच में हम लोगों ने कहा जैसे मैडम ये वाला पढ़ा देंगी आपको, लेकिन चक्र वाला जो है जिनको देखना है हमें पढ़ाना था, तुम्हारे लिए अगर हमको देते हैं तो अभी हमारा बाकी है। आयुर्वेद बहुत बाकी रह गया, आयुर्वेद बहुत बाकी रह गया। आयुर्वेद में जैसे मैं कह रहा था कि अध्याय 6 को छूता नहीं है, जबकि बहुत से उसमें पॉइंट, बहुत सी चीजें उससे डिराइव होती है। सर वो बड़ा इम्पोर्टेंट है 5 और 6 दोनों। हाँ तो उसको 5 के दोनों को अगर संभव हो तो पढ़वाइए। नहीं हम तो चाह रहे हैं उसको हम पढ़ाना चाहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है सर, मैंने अभी ट्राई कर रहा था लेकिन फिर वो लगा कि हम लोग पढ़े नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट मतलब पढ़े नहीं है चूंकि तो पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। वात पित्त कफ वाला तो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें रस रक्त वाला शुरू हो जाएगा। रस रक्त के बाद फिर जो है वो आगे अध्याय 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें तो कोई वो डेवलपमेंट प्रोसेस है आपका। चरक 2 जो है, चरक 1 का डेवलपमेंट देखिए ना, उसमें अध्याय 7 से शुरू, 7, 8, 9 है उसमें, 6 के बाद अध्याय 7 है वो। अब वो अध्याय 1 नहीं है, चरक 2 उसको करना है सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कई दिन देख रहा था। समय वही है, समय का देखिए सब सारी चीजें करना है। अभी देखिए सिंगल पॉइंट पे 4 तारीख तक, क्योंकि निरंजन 2-4 दिन की छुट्टी में जाएंगे, तो 4 तारीख तक निरंजन का ट्रिटाइज नहीं, सिंगल पॉइंट 2, सिंगल पॉइंट 3 ये रह गया है। सिंगल पॉइंट 1 तो बताया गया होगा कभी, सिंगल पॉइंट 2 बताया नहीं गया है? नहीं कोई नहीं बताता। बुक 2 में नहीं बताया गया। अब आप लोग उसमें है, बुक 3 है, आप लोग उसमें बुक 3 है सेमेस्टर 3 में। 4 में तो कुछ और होगा, 4 में शायद सिंगल पॉइंट नहीं है, 3 में है, 3 में है सिंगल पॉइंट 3, वो कभी पढ़ाया नहीं गया है। तो वो भी हम लोग थोड़ा सा, और कुछ नहीं, कम से कम 20, 25, 30 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दें। ट्रिटाइज सेमेस्टर 4 में जो ये वाला जो है, इसमें मैडम से मैंने कहा कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल के पढ़ाने के साथ साथ एक चैप्टर आप लोगों का, चैप्टर नहीं है,
डिजीज के बारे में है। गायनी की जो आप सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं ट्रिटाइस 7, उसके अलावा गायनी का सबसे बढ़िया केस इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद फिर ट्रिटाइस 20, तो 20 तक तो तब लोग पढ़ेंगे जब आप छठवें में है, वो 6 में है शायद। ट्रिटाइस 20 किसमें है? प्रभात वर्मा जी पढ़ने देंगे तब ना आगे। छठवें में है, 6 में है। बिल्कुल सही बात है सर। प्रभात जी आगे पढ़ने देंगे तब ना। नहीं वो सब ये सब अफवाहें हैं। सर सबका मोरल डाउन हो रहा है। ऐसा मैं 2 मिनट जरा इसको कर दूं। तो हम लोग इस विधा का प्रचार करने के लिए वीडियो को शेयर करें, अपने लोगों को बताएं, सो दैट कि ये विधा कितनी अच्छी है, इससे कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग कहने की आवश्यकता नहीं है, ट्रीटमेंट करके देखें। और दिन प्रतिदिन के लिए कामों के लिए कोई हम हर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट, कम दवाइयां खाने की आदत से लीवर और किडनी दोनों ठीक रहेगी। ये भी समझ लीजिए, कम दवाइयां खाने की आदत अगर हो जाएगी तो कुछ तो ठीक रहेगी इन कंपैरिजन टू अदर्स फेलो। तो हम लोग उसको करें, विधा का प्रचार करें, और तब हम अपने संस्थान का ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन का सपना पूरा करें। तो वीडियो हम सर, वार्ता सर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती सर इस वाले इनसे सबसे। सर टू डिफिकल्ट रियली।